आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलेंगे जो जितनी खौफनाक है उतनी ही सोचने पर मजबूर भी कर देती है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने हाईवे को ही अपना शिकारगाह बना लिया था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे एक आम सा दिखने वाला इंसान हाईवे का सबसे बड़ा शिकारी बन गया। कहानी की शुरुआत एक अंधेरी सुनसान रात से होती है। घना अंधेरा है और जोरों की बारिश हो रही है। हाईवे पर एक अजीब सी खामोशी है, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले होती है ना, बिल्कुल वैसी। जरा सोचिए, एक खाली हाईवे पर बस एक गाड़ी चल रही है और उसके टायरों की आवाज ही है जो बारिश की आवाज को चीर रही है। पर उस आवाज के पीछे एक भयानक सच छिपा हुआ था। और तभी उस गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी आके रुकती है। उस पे लिखा है आपातकालीन सेवा वाहन। अब इसे देखकर तो किसी को भी लगेगा कि शायद कोई मदद के लिए आया है। आखिर वर्दी और सरकारी गाड़ी पर कौन शक करेगा, है ना? और बस यही भरोसा जानलेवा साबित हुआ। उस ड्राइवर के लिए ये उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव था। पर सवाल ये है कि एक सरकारी अधिकारी जैसा दिखने वाला इंसान एक शिकारी आखिर बना कैसे? इस हैवानियत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस इंसान के अतीत में ये जानना होगा कि ये शिकारी बनने से पहले राकेश वर्मा आखिर था कौन। राकेश वर्मा की जिंदगी बिल्कुल सीधी सादी सी। एक छोटे शहर में पैदा हुआ, साधारण सा परिवार और एक अच्छी सरकारी नौकरी। कमाल की बात यह थी कि उसे नक्शों और रास्तों की गजब की समझ थी, जिसने उसे अपने काम में माहिर बना दिया था। मतलब दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं था जिससे अंदाजा भी लगे कि ये इंसान आगे चलकर क्या करने वाला है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। राकेश की कहानी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया। एक ऐसी घटना जिसने उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 2003। ये वो साल था जब राकेश की दुनिया ही उजड़ गई। उसकी पत्नी एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। ये एक हादसा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हादसा नहीं था। और यहीं पर सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। केस तो दर्ज हुआ, लेकिन अज्ञात ड्राइवर के नाम पर फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी गई। कानून के लंबे हाथ किसी को पकड़ ही नहीं पाए। राकेश के लिए ये सिर्फ उसकी पत्नी की मौत नहीं थी, ये असल में न्याय की मौत थी। और बस उसी दिन उसने अपना फैसला सुना दिया। ये जो लाइन स्क्रीन पर दिख रही है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसकी पूरी जिंदगी का मकसद बन गए। उसने तय कर लिया कि वो अब खुद इंसाफ करेगा। अब हम कहानी के सबसे ज्यादा खौफनाक हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। राकेश ने बदला लेने का जो प्लान बनाया था वो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। उसका तरीका देखिए, कितना सोचा समझा और कितना ठंडा था। पहला कदम, अपनी सरकारी पहचान का इस्तेमाल करके लोगों का भरोसा जीतना। दूसरा कदम, एक झूठी कहानी सुनाकर ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकालना। और फिर एक खामोश हमला। लेकिन सबसे डरावना था चौथा और आखिरी कदम, शवों को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर देना। ये उसकी प्लानिंग का सबसे भयानक हिस्सा था। देखिए, अपनी नौकरी की वजह से उसे यह अच्छी तरह पता था कि नए बन रहे हाईवे पर सीमेंट मिक्स करने वाले बड़े बड़े गड्ढे महीनों तक खुले रहते हैं। वो बस लाशों को वहीं फेंक देता और ऊपर से कंक्रीट डाल दी जाती। सड़कें बनती गईं और उनके नीचे लाशें हमेशा के लिए दफन होती रहीं। उसका मकसद पैसा लूटना नहीं था। वो गाड़ियों को बेच देता था, लेकिन कीमती सामान वगैरह सब फेंक देता था। वो हर शिकार के बाद सिर्फ एक चीज अपने पास रखता था, एक ट्रॉफी की तरह, और वो था पीड़ित का ड्राइविंग लाइसेंस। सालों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। कोई सबूत नहीं, कोई लाश नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन कहते हैं ना, हर शातिर से शातिर अपराधी भी एक ना एक गलती कर ही जाता है। राकेश ने भी की। साल 2018, एक ड्राइवर को शायद कुछ शक हुआ होगा। उसने मरने से ठीक पहले अपने फोन से एक धुंधला सा वीडियो बना लिया और यही वीडियो पुलिस के लिए पहला सुराग बना। वीडियो में वैसे तो कुछ साफ नहीं था, सिवाय एक चीज के, उसकी वर्दी पर लगा एक बैच। और इस बैच पर जो लोगो था वो डिपार्टमेंट सालों पहले इस्तेमाल करना बंद कर चुका था। बस ये छोटी सी चूक उसकी पूरी प्लानिंग पर भारी पड़ गई। इस एक सुराग ने पुलिस को सीधा राकेश वर्मा तक पहुंचा दिया। और जब सच सामने आया तो उसने कई नए और मुश्किल सवाल खड़े कर दिए। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो एक अलमारी से ये नंबर सामने आया, 127 ड्राइविंग लाइसेंस।
ये उसकी ट्रॉफियां थी। हर लाइसेंस एक जिंदगी की कहानी थी जिसे उसने बड़ी खामोशी से खत्म कर दिया था। अदालत में उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। उसने सिर्फ ये कहा, उसके लिए ये हत्या नहीं थी बल्कि एक तरह का इंसाफ था, एक खामोश इंसाफ। राकेश वर्मा आज जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये एक सवाल छोड़ जाती है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या राक्षस पैदा होते हैं या फिर बनाए जाते हैं।